नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, पर वे आखिरकार कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष खुद ही इस पर से पर्दा नहीं उठाना चाहते कि क्या वे आजमगढ़ की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुद भी कहा है कि वे आजमगढ़ की जनता से बात कर यह फैसला करेंगे। चर्चा है कि वो जिले की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहां से नफीस अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने ट्वीट कर अखिलेश से गोपालपुर से ही चुनाव लड़ने की अपील की है। नफीस ने कहा कि ऐसा हुआ तो इलाके का मान सम्मान बढ़ेगा। वोटों के समीकरण के हिसाब से यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट है। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की कहानी में एक ट्विस्ट और है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे संभल की गुन्नौर सीट से भी किस्मत आजमा सकते हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि मैं बाबा से पहले चुनाव लड़ सकता हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 3 मार्च को मतदान है, जबकि गुन्नौर में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। और इसी पर बातचीत के लिए सपा नेता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र, एफएम न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी के दर्शकों और श्रोताओं। धर्मेंद्र जी, आखिरकार अखिलेश कहां से चुनाव लड़ेंगे, कब तक पर्दा उठेगा? देखिए, इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है कि जनता की मांग पर और पार्टी की हमारी जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहां से लड़ेंगे। अभी तक उन्होंने किसी सीट की घोषणा नहीं की है और सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ना चाहेंगे, पूरे पूर्वांचल बुंदेलखंड से लेकर के पश्चिमांचल तक हर जगह जनता उनके स्वागत के लिए तैयार है। और जहां से लड़ेंगे विपक्षियों की जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो वहां से गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक किसी भी सीट पे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ सकते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। अभी देखते कई लोगों ने प्रस्ताव, आजमगढ़ से प्रस्ताव आया है, इटावा से प्रस्ताव आया है, अमेठी जो बीआईटी कॉन्स्टिट्यूंसी बात जाती है वहां से दौरी प्रस्ताव आया। तो पूरे प्रदेश में लेकिन अभी तक कोई सीट उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। धर्मेंद्र सिंह, प्रस्ताव का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को प्रस्ताव आ रहे थे उसके बाद वो गोरखपुर से लड़े, तो अखिलेश यादव भी प्रस्ताव तमाम जगह से आने के बाद सेफ सीट से ही चुनाव लड़े? नहीं, देखिए, लड़ेंगे तो एक ही सीट से। अब उस सीट वो कौन सी सीट होगी, उन्होंने साफ कहा है कि जनता के प्रस्ताव और पार्टी की बैठक में जो तय होगा वो लड़ेंगे। मैंने आपको बताया गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, अमेठी तक हर जगह से प्रस्ताव उनको कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहे हैं और जो भी उचित निर्णय पार्टी फोरम में होगा वो आप लोगों को सूचना मिलेगी। धर्मेंद्र सिंह, 2 सीटों के नाम सबसे ज्यादा हैं, गोपालपुर सीट, आजमगढ़, और दूसरा चर्चा ये भी चल रही है कि गुन्नौर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, संभल जनपद से। मैंने क्या कहा, अभी कोई भी सीट केवल चर्चा की बात है, कोई भी सीट उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। नहीं, सीट डिसाइड नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो बाबा से पहले चुनाव लड़ सकते हैं। तो बाबा से पहले चुनाव तो गुन्नौर सीट ही सबसे ज्यादा मुफीद मानी जा रही है, क्योंकि गुन्नौर में 14 फरवरी को है और गोरखपुर में 3 मार्च को। गोरखपुर में 3 मार्च को चुनाव है 7वें चरण में, लेकिन उसके पहले मैंने कहा आपके पश्चिमांचल से लेकर के पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक कई जनपद अभी अवध में। मैंने आपको क्या कहा कि केवल इटावा और आजमगढ़ की बात नहीं है। अमेठी से कल वहां के सिटिंग विधायक उन्होंने अपनी सीट की पेशकश किया और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में, हर कोई चाह रहा है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ चले। और निश्चित मानिए कि उत्तर प्रदेश किसी भी सीट पे वो लड़ेंगे तो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल के प्रत्याशी की जमानत नहीं बची। मैं ये विश्वास दिलाता हूं। धर्मेंद्र जी, कुछ दिनों पहले की बात आपको भी याद होगी कि अखिलेश यादव ये कहते नजर आए थे चुनाव की शुरुआत में कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि चुनाव का नेतृत्व करेंगे और जो अन्य प्रत्याशी होंगे उन्हें मजबूत करने का काम करेंगे। चुनाव से ठीक पहले वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। कहीं ये योगी आदित्यनाथ की तुलना में चुनाव लड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ की तुलना की कोई बात नहीं है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई तो योगी आदित्यनाथ कहाँ थे? क्या कोई उनको जानता था? भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे वो। लेकिन 2012 में तो अखिलेश यादव को भी कोई नहीं जानता था। उससे पहले नहीं, उसके पहले वो सांसद थे और उस बार भी उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था 2012 में भी। ये सही है कि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी। पूरे प्रदेश में रथ यात्रा के माध्यम से 2012 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किए थे, लोगों में जन जागृति पैदा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2012 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। और देखिए, ये कोई
तोड़ बात नहीं कि लड़ेंगे भी तो उनको कार्यकर्ता लड़ाएगा। मूल ये है कि उत्तर प्रदेश में उनको हर जगह संबोधित करना है और पूरे चुनाव का संचालन करना है। वो स्वाभाविक बात, हमारे सर्वोच्च लीडर हैं, उनके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। वो यदि चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो वो सीट पार्टी डिसाइड करेगी कहाँ से लड़ना है और पार्टी लगाएगी। अपर्णा यादव के जाने से कितना फर्क पड़ेगा धर्मेंद्र? ये आप भी जान रहे हैं कि वो बहुत पहले से ही था, प्रायोगिक था, और हम मतलब हमको लगता प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है उनका कोई जनाधार नहीं है। अब वो परिवार का मामला है, उसमें हमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन चलिए समाजवादी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, अच्छा नमस्कार। और अब बात करते हैं बसपा की। विधानसभा चुनाव के रण में बसपा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए। बुधवार को इसकी दूसरी सूची जारी की गई। कुल 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिसमें 7 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए गए थे, पर अब उनके स्थान पर अब नए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। माना यह जा रहा है कि नए बनते बिगड़ते समीकरणों को देखते हुए बसपा ने अपने प्रत्याशियों में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा काफी मेहनत कर रही हैं। प्रियंका समाज के सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। राज्य में प्रियंका गांधी महिलाओं और किसानों के मुद्दे को लेकर काफी मुखर हैं। लिहाजा अब कांग्रेस ने यूपी चुनाव में किसानों से एक बड़ा वादा किया है। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वो किसानों से गोबर खरीदेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने यह योजना लागू की है और इससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में किसानों से गोबर खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन न्याय योजना लागू करने का वादा किया है, ताकि किसानों को बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात मिल सके। कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्वेत पत्र जारी करने के बाद यह घोषणा कर चुके हैं, जिसके तहत कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो किसानों से गोबर खरीदेंगे और इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बीजेपी से संपर्क होने को लेकर चल रही खबरों पर शिवपाल यादव ने स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, यह दावा पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन है। शिवपाल यादव ने अपने बयान में कहा कि श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं। यह दावा पूर्णतया निराधार और तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूं कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को उखाड़कर फेंक दें और प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही अपनी विशिष्ट कार्यशैली से योगी आदित्यनाथ ने लगातार अपनी लोकप्रियता में बढ़ोतरी की। हर क्षण अलर्ट मोड पर रहने वाले सीएम योगी के चहेतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले उत्तर प्रदेश के नेताओं की सूची में सबसे आगे हैं। वर्तमान में करीब 1,70,00,000 से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं और उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्विटर पर 1,55,00,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 43 लाख फॉलोअर्स हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के 23 लाख फॉलोअर्स हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सितंबर 2015 में ट्विटर पर जुड़े थे, वहीं अखिलेश यादव साल 2009 से ट्विटर पर हैं। यूपी चुनाव को लेकर हैदराबाद से सांसद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा से हाफिज वारिस को प्रत्याशी बनाया है। तीसरी लिस्ट में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू समुदाय के लोगों को टिकट मिला है। तो वहीं तीसरी लिस्ट में मेरठ के हस्तिनापुर से विनोद जाटव, मेरठ शहर से इमरान अंसारी, अलीगढ़ के बरौली से शाकिर अली, बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से दिलशाद अहमद को टिकट दिया गया है। तो वहीं बाराबंकी के रामनगर सीट से विकास श्रीवास्तव, सहारनपुर के नकुर सीट से रिजवान और मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा से हाफिज
वारिस को प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटे में 17,776 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि नए मामलों में वृद्धि के बावजूद एक्टिव केस 1 लाख से कम हो गए हैं। तो वहीं राज्य सरकार ने बताया कि राज्य में फिलहाल 98,238 केस एक्टिव हैं। कुल एक्टिव केस में से 95,293 मरीज होम आइसोलेट हैं, यानी 2,945 मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं टीकाकरण की बात करें तो कोविन पोर्टल के अनुसार अब तक टीकों की 23,89,36,726 खुराक दी जा चुकी हैं। इसमें से 14,17,605 खुराक बुधवार को दी गई। वहीं राज्य सरकार के हेल्थ बुलेटिन में यह बताया गया कि 15 साल से 18 साल आयु वर्ग की 45% आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी गई है। वहीं 40% से अधिक योग्य आबादी को प्रिकॉशन डोज दे दी गई है। देवरिया में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता के कारण नौनिहालों के भविष्य अधर में लटके हैं। दरअसल जिले का एक स्कूल ऐसा भी है जहां स्कूल के नाम पर बस 4 दीवारी खड़ी है और उन 4 दीवारी की जमीन पर भी भूमाफियाओं का कब्जा है। आपको बता दें कि डीएम ने अमेठी में केंद्रीय विद्यालय देवरिया के नाम से भूमि आवंटित की और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने फंड रिलीज होने के बाद 4 दीवारी का निर्माण कार्य शुरू कराया। साल 2018 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और देवरिया सांसद कलराज मिश्र ने आवंटित भूमि का शिलान्यास किया, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्रीय विद्यालय के भवन का लोकार्पण होने के बावजूद भी निर्माण नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि वर्तमान में भी इस भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसके कारण केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा। बिजनौर में 14 साल की सजा पूरी कर चुके 12 कैदियों की रिहाई पर विचार चल रहा है। डीएम और एसपी ने जेल का औचक निरीक्षण करते हुए इन कैदियों के आचरण की जानकारी ली, वहीं जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए। डीएम उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जिला कारागार का निरीक्षण किया और सेंट्रल जेल बरेली से बिजनौर शिफ्ट किए गए 12 कैदियों से बात की। उनके आचरण के बारे में जानकारी जुटाई गई। ये कैदी अपनी 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, जिस पर जिला स्तर की कमेटी रिहाई के लिए विचार कर रही है और कमेटी रिहाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजेगी। उन्होंने साफ सफाई पर संतोष जाहिर किया है। साथ ही अलग अलग बैरक में बंदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जाना। इस दौरान प्रभारी जेल अधीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। आपने जेल का निरीक्षण किया है, क्या क्या करना चाहिए? ऐसे बंदी जो जिनका कन्विक्शन हो चुका है और जिन्होंने 14 साल की सजा अपनी पूरी कर ली, उनको उनके आचरण और उनके कार्य व्यवहार के आधार पर समय को रिहाई की व्यवस्था है। ऐसे कैदियों पर विचार करने के लिए आज हम और कप्तान साहब यहाँ आए थे। जेल का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया, सब कुछ सब चलता है। आपने जेल का निरीक्षण किया है, क्या क्या? फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।